नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आपकी तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही होंगी। और हम अपनी हिस्ट्री की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और आज पढ़ते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत में किस प्रकार की शिक्षा नीति लागू की और उससे भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और ध्यान रहे कि जो मैंने प्रीवियस जो पॉलिटी की सीरीज चला रखी है, प्लीज़ उसको भी पढ़ें। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। और अपनी अपनी सब्जेक्ट की सोशोलॉजी की भी सीरीज़ में कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने 1781 में ये शुरुआत हुई थी धीरे से। यहाँ से क्या है, कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की। कलकत्ता में मदरसे की स्थापना करी। मदरसे की स्थापना क्या था, यहाँ इस्लामिक स्टडीज़ की जाती थी। जो इस्लामिक जो परंपराएं प्रथा थी, जो कैसी शिक्षा थी, कैसी नीतियाँ होती हैं इस्लाम में, वो उनको पढ़ाया जाता था। किसने स्टार्ट की? वॉरेन हेस्टिंग ने। याद रखना है आपको, वॉरेन हेस्टिंग ने। अब आप ये कहेंगे कि भाई इस्लामिक स्टडी और ये मदरसा की स्थापना क्यों करी? अरे भाई, अंग्रेज आए थे तो अभी शुरुआत ही तो हुई थी 1765 में। 1765 में जब दीवानी राइट्स मिले थे, इन्होंने बक्सर का जो वॉर जीती थी, तो अब धीरे धीरे प्रभाव बढ़ा है इनका। तो अब चाहेंगे कि भाई शिक्षा में भी इनकी नीति हो। तब भाई अंग्रेजी शिक्षा हर भारतीय जनमानस को जब दी जाएगी, तभी तो ये शरीर से तो भारतीय होंगे, लेकिन कोट और दिमाग से किससे होंगे? अंग्रेज होंगे। तभी तो शिक्षा नीति लाए ना। ये भारतीयों के फायदे के लिए नहीं लाए थे शिक्षा नीति, ये अपने फायदे के लिए लाए थे। क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश था और प्रशासन बहुत चाहिए था भाई। प्रशासन में कर्मचारियों की नियुक्ति अगर सभी भारतीयों को भारतीय शिक्षा के अनुसार भेज देते तो फिर ये तो क्या नाम है, काम ही नहीं कर पाते। यहाँ भारतीयों को गुलाम, भारत को गुलाम ही नहीं रख पाते। ठीक है, इसलिए अपनी शिक्षा नीति लाए। तो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, 1781 में कलकत्ता में मदरसे की स्थापना करी वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। उन्होंने देखा कि इस्लाम के सिद्धांत क्या क्या हैं, उसी के अनुसार ये अपनी पॉलिसीज़ को फ्रेम करेंगे आगे चल के। फिर आता है 1813 में। मैंने प्रीवियस वीडियो में जब मैं चार्टर एक्ट पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने वहाँ बताया था 1813 के चार्टर एक्ट में क्या था, 1 लाख रुपए देने की व्यवस्था करी थी भारतीयों को शिक्षा पे खर्च करने के लिए। पर ये खर्च नहीं हुए क्योंकि विरोध ही इतना हुआ था अंग्रेजों के द्वारा कि 1 लाख रुपए ऐसे कैसे खर्च कर सकते। उसके बाद इम्पोर्टेंट अब आता है 1835 में। याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। कौन था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, ठीक है। इनकी स्पीच को सब जान लो, क्या है इनका दूसरा नाम। जैसे एक घोषणा पत्र निकालते हैं, स्मरण पत्र निकालते हैं, तो स्मरण पत्र से इसके नाम को याद नहीं रखा जाता है। किसके नाम से याद रखा जाता है? मैकाले, एक सेकंड, मैकाले मिनट, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अच्छा, इन्होंने ही कहा था इंडिया में कि इनको अंग्रेजी शिक्षा दो और ये तन से तो भारतीय हों, वेशभूषा से भारतीय हों, लेकिन दिमाग से कौन होने चाहिए? अंग्रेज होने चाहिए। तो इनके इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में और हिंदी में सेम वर्ड याद रखना है, ठीक है। इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सिद्धांत का नाम क्या है पूछा जाता है। ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। भाई फिल्टर करना है इनको, इंडियंस को, ठीक है, याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1835 का लॉर्ड मैकाले, और क्या कहते हैं इसको? मैकाले मिनट कहते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चार्ल्स, और डेट भी याद रखनी कब कब है ये। उसके बाद क्या है? चार्ल्स वुड का डिस्पैच। अब ये कहेंगे डिस्पैच क्या है? अरे इन्होंने एक बड़ी शिक्षा नीति बनाई, ठीक है, और इन्होंने वो डिलीवर की। तो
इसको ही कह देते हैं चार्ल्स बोर्ड का डिस्पैच। कब आया? 1854 में। इसका दूसरा नाम क्या है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। क्यों कहते हैं भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा? क्योंकि एक डिटेल में इन्होंने भारतीय शिक्षा पे बात की और बताया कि प्राथमिक शिक्षा पे और हाई लेवल पर कौन कौन सी भाषाएं। तो इनके जो सुझाव थे, चार्ल्स बोर्ड डिस्पैच के सुझाव, भाई सुझाव ही तो याद रखने, क्या क्या सुझाव, इन्हीं की पॉलिसी फ्रेम पर चल के तो भारतीय शिक्षा की जो अंग्रेजों ने जो शिक्षा पॉलिसी जो फ्रेम की, इम्प्लीमेंटेशन की, इन्हीं की पॉलिसीज़ का प्रभाव दिखता है बहुत हद तक, और आज़ाद भारत में भी। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई प्राथमिक जो प्राइमरी लेवल की जो शिक्षा है उसकी भाषा क्या हो? प्राथमिक शिक्षा की भाषा क्या होगी? देसी भाषा। अरे मातृभाषा। तो क्वेश्चन पता है कैसे पूछा जाता है कि कौन से समिति के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को देसी भाषा के सुझाव के रूप में दिया? तो क्या होगा आंसर भाई? चार्ल्स बोर्ड का डिस्पैच, पहला सुझाव। दूसरा सुझाव क्या था कि लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर बम्बई, जब बॉम्बे बोलते थे इसको, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, तीनों में इनके सुझाव दिया था कि यहाँ तीनों में विश्वविद्यालय खोलने हैं। और कब खुले? 1857 में। सुझाव दे रहे हैं 1854 में, और कब खोले गए? 1857 में। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय खोले गए 1857 में। याद रखोगे? ठीक है। और इन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा कैसी होनी चाहिए? उच्च शिक्षा की भाषा किसमें दी जानी चाहिए? अंग्रेजी भाषा में। अब समझ आया कि भाई जो प्राइमरी लेवल की शिक्षा है वो तो देसी भाषा में, मातृभाषा में, और उच्च शिक्षा की भाषा क्या होनी चाहिए? अंग्रेजी होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका हंटर आयोग। हाँ, एक एक सुझाव और दिया था कि स्त्री, अब देखना इन्होंने बात करी पहली बार कि स्त्री को भी शिक्षा मिले, वो व्यावसायिक जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, व्यावसायिक शिक्षा। वोकेशनल मतलब अरे व्यवसाय के लिए, जैसे हम आजकल जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, वो क्या है? वो व्यावसायिक शिक्षा ही तो है। इसी तरह की बात कब कर रहे हैं? चार्ल्स बोर्ड कर रहे हैं 1854 में। उसके बाद आता है हंटर आयोग। मेन में करा रहा हूँ, हंटर आयोग कौन सी डेट है? 1882 से 1883। ठीक है, इन्होंने वही सेम रिकमेंडेशन की कि स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा हो। उसके बाद इस आयोग के एक मुख्य प्रावधान क्या है कि इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी को ओपन करवाया है, और अपनी, क्योंकि हम यूपी से हैं, यूपी से एग्ज़ाम दे रहे हैं सारे लोग, तो यूपी का मोस्टली पूछा जाता है यूपी में। तो 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। प्रयाग, यार भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आज नाम भी इलाहाबाद है, उसका नाम नहीं बदला, प्रयागराज यूनिवर्सिटी नहीं हुआ, याद रखेंगे आप। ठीक है, फेमस। दूसरा क्या है? रेले आयोग या भारतीय विश्वविद्यालय बीबी का मतलब विश्वविद्यालय आयोग। कब आया? 1904। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद पूछा जाता रेले आयोग, भारतीय बीबी आयोग बहुत बार, सेटलर आयोग। मैं क्वेश्चन फ्रेम करके भी बताऊंगा कि ये कैसे क्वेश्चन आता है। सेटलर आयोग की डेट क्या है? 1917, 1919। ओके। उसके बाद हार्टोग कमेटी
हार्टोग समिति कब आया? 1929। ओके, उसके बाद आता है शिक्षा की सार्जेंट योजना कब आई? 1944 में। अब देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। क्वेश्चन होगा कि देखो 4 आयोग का नाम दे देगा आपको। मैंने आयोग पहले मेंशन कर देता हूँ। 1800, हाँ, पहला आयोग, दूसरा आयोग, तीसरा आयोग, चौथा आयोग, पांचवा आयोग और छठा आयोग। ठीक है, देखो 4 आयोग के नाम लिख देगा और उनके सामने क्या कर देगा, आपको डेट मेंशन कर देगा। अब मैच कराने के लिए बोल देगा कि कौन सा आयोग कौन सी डेट में आया था। अब समझ आया कि मैंने डेट क्यों लिखाई है और प्रावधान भी क्यों लिखाए हैं। जिस आयोग के इम्पोर्टेंट प्रावधान थे मैंने उसको वो प्रावधान भी लिखा दिए हैं। ठीक है, तो ये था क्या, अंग्रेजों के द्वारा जो पॉलिसी फ्रेम करी गई थी इंडिया में शिक्षा के लिए। ओके, यहाँ तक की बात आती है। उसके बाद स्वतंत्र भारत में, इससे पहले थोड़ा सा मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी करा देता हूँ। अब ये तो भाई अंग्रेजों का चल रहा था, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आईएनसी जो थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसने क्या कहा कि भाई एक हम भी राष्ट्रीय शिक्षा पे एक आयोजन करते हैं। तो क्या हुआ, 1937 में प्राइमरी शिक्षा पर, मूलभूत शिक्षा पर वर्धा में गुजरात के वर्धा में आयोजन हुआ। तो उसको क्या बोलते हैं, वर्धा योजना। क्या बोलेंगे उसको, वर्धा योजना। किस नाम से जानी जाती है, वर्धा योजना। 1937। भाई वर्धा योजना की डेट याद रखनी है, अध्यक्ष भी याद रखने हैं। अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है, तो कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ, क्या नाम है आपका, क्वेश्चन है। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब इंडिपेंडेंस इंडिया की बात करते हैं हम, स्वतंत्र भारत की। इंडिपेंडेंस इंडिया, स्वतंत्र भारत में शिक्षा नीति, शिक्षा का कैसे विकास हुआ है। ओके, यहाँ तक समझ आया अंग्रेजों ने क्या क्या किया, कैसे कैसे शिक्षा नीतियाँ बनाई, कैसे कैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की और कौन कौन से सिद्धांत लागू किए। और उन्हीं शिक्षा नीतियों का भारत में भी प्रभाव देखा जाता है भाई, आज तक देखा जाता है। तो सबसे पहले राधाकृष्ण आयोग, राधाकृष्णन आयोग 1948 से 1949 तक राधाकृष्ण आयोग आए। ठीक है, इन्होंने एक सुझाव दिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट सुझाव क्या था कि ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना हो। भाई शहरों में तो है, ग्रामों में भी कर दो तो ही ना आगे जाएंगे सभी लोग। लेकिन आज दुर्भाग्य है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया शिक्षा का। ओके, फिर आता है कोठारी आयोग। भाई ये फाउंडर हैं, इनकी रिकमेंडेशन है बहुत सारी। ये कब आए, 1964। ये पायोनियर है इंडिया की शिक्षा के विकास में, इतना बड़ा योगदान है कि आप खुद समझ जाएंगे। देखो इनका प्रावधान क्या थे, इनके सुझाव या प्रावधान के 14 वर्ष तक की आयु, 14 जो आज हम पढ़ते हैं ना, अभी समझ जाओगे, 14 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा क्या हो, निःशुल्क हो तथा
निःशुल्क के साथ क्या बोला इन्होंने, अनिवार्य भी हो भाई, अनिवार्य भी हो। तो आप सबको याद है, सबको याद होगा आपको इन्हीं के प्रावधान पे मैं रिमाइंड करा दूँ। 2002 में क्या हुआ, 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा क्या करी इन्होंने, क्या करवाया, संविधान में संशोधन आया और इसको लागू करवाया, हाँ, इनकी रिकमेंडेशन को। ठीक है। अच्छा 2002 में आया तो इनकी वजह से ही क्या हुआ, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन RTE कब आया, 2009 में। और लागू कब हुआ, ये लागू वाली बात याद रखनी है, और RTE कब आई ये भी याद रखनी है। RTE 2009 में और लागू कब हुआ, 2010 में। ठीक है, ओके। पहला प्रावधान 14 वर्ष। दूसरा प्रावधान क्या था इनका, दूसरा प्रावधान है कि राष्ट्रीय आय का, भाई जो आज, एक सेकंड, राष्ट्रीय आय माने GDP, राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर खर्च हो। ठीक है, आज भी सेम इन्हीं की जो बात है वो मानी जाती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो फ्रेम हुई है, तो उसमें आज भी लिखा है कि शिक्षा पर हमें कितना खर्च करना है, 6%। कहीं भी पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है और पूछा जाता रहेगा कि राष्ट्रीय आय कितना परसेंट हमें शिक्षा पर खर्च करना है, 6% खर्च करना है। तो इन्हीं की तीसरी रिकमेंडेशन क्या है, क्या हुआ कि 1968 में, डेट याद रखनी है, 68 में पहली शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी बनी, और जिसकी अध्यक्षता किसने की, इन्होंने ही की, कोठारी साहब ने की। ठीक है, याद रखोगे, इन्होंने 3 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रावधान दिए, और चौथा जो इंपोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं, बहुत मोस्ट है, क्या है, अलग से नोट कर लेना। 1976 में क्या हुआ, शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। ठीक है, ना तो ये राज्य सूची में है ना केंद्र सूची में, याद रखोगे भाई, समवर्ती सूची में है। और ADV 50 में भी ये क्वेश्चन आया था, ADV 51 में भी आया है, और ADV 52 में भी आता रहेगा, और GDC वाले एग्जाम में भी आता रहेगा, और सारे के सारे एग्जाम्स में भी आता रहेगा, क्योंकि शिक्षा से ही तो संबंधित है ये भाई ये। उसके बाद 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई, ठीक है, ओके। उसके बाद तीसरी शिक्षा नीति कब आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, जिसमें फॉर्मूला क्या है, 53-34 का, सॉरी, 10+2 वाला सिस्टम खत्म कर दिया गया। और अच्छा, शिक्षा को जब समवर्ती सूची में डाल दिया गया, मैंने आपको जब DPSP पढ़ाए थे, DPSP में बताओ मुझे कौन सा आर्टिकल आता है शिक्षा के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 45। ठीक है, तो NEP 2020 की अध्यक्षता, इसके अध्यक्ष को भी याद रखना है, कौन थे, के कस्तूरी रंगन। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो भी शिक्षा का विकास हुआ है अंग्रेजों के द्वारा और आज तक, वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट मैंने जो टॉपिक हैं वो कवर कर दिए हैं। एक बार नहीं, इसको आप 2 बार ही देख जाना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, ये टॉपिक शिक्षा का पूरा ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ बने रहिए। जय हिंद।